तो चलिए आपको ले चलते हैं जहां पर युवा सम्मेलन के विधायकों के एक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान से पधारे हैं हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। सम्मान के क्रम में के माध्यम से जरूर इस बात को ध्यान रखें, आज जब आप अपने 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करके, बहुत कठिन तपस्या होती है, यह बड़ी कठिन परीक्षाएं होती हैं, लिखित और फिजिकल दोनों, तो रिटन और फिजिकल दोनों ही एग्जाम में आप लोगों ने पास होकर के ये बताया है कि न सिर्फ आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया, वरन इस कठिन तपस्या को भी आपने पूरा किया है। आने वाले समय में जब आप छत्तीसगढ़ की पुलिस में सम्मिलित होकर के और छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त करने के लिए काम करेंगे, तो हर क्षण मेरा निवेदन है आपसे, मेरी अपेक्षा है आपसे कि ये बात याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड आपके वर्दी पर चमकेगा, वो राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड सैकड़ों हमारे जवानों के बलिदानों के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्राप्त हुआ है। वो राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड आपको ये जरूर ध्यान दिलाए कि किसी भी अनैतिक रास्ते में जाने से पहले आप ध्यान कर पाए कि मेरे साथियों की शहादत पर ये वर्दी मेरे शरीर में है, मेरे साथियों की शहादत पर ये राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड मेरे वर्दी पर चमकता है। ये आपको जरूर ध्यान आना चाहिए। मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं है, यह राज्य के लिए आवश्यक, राज्य के विकास के लिए आवश्यक और समाज के लिए आवश्यक है। आप शांति और व्यवस्था बनाने के लिए प्राणपण से जुटेंगे, ये अपेक्षा सभी को है। ये अपेक्षा मंचासीन लोगों को ही है ऐसा नहीं है, ये अपेक्षा आपके परिवारजनों को भी आपसे है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अपेक्षा पूर्वक ये जरूर कहना चाहता हूं कि वर्दी जो आप आज पहन रहे हैं और पहनकर समाज में जब जाएंगे तो ये आपको सिर्फ अधिकार ही नहीं देता है, ये आपको उत्तरदायित्व भी देता है। उत्तरदायित्व के साथ काम करने के लिए आप इस वर्दी को धारण कर रहे हैं। ये सिर्फ शक्ति का एहसास करा दे आपको, ये वो वर्दी नहीं है, ये वर्दी है जो आपको सेवा का अवसर प्रदान करती है, जीवन को एक अलग ही आयाम देने का काम ये वर्दी करता है। मैं सारी ही नौकरियां हम देखते हैं, सारा ही काम समाज में देखते हैं, हर तरह का काम देखते हैं, लेकिन वो काम जिसमें वर्दी होती है उसका जुनून ही अलग होता है। और जब हमारे सारे साथी पुलिस के अधिकारी एक वर्दी के साथ समाज में जाते हैं तो ये वर्दी आपको समाज में पहचान देने का काम करता है। पुलिस के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम कठोरता से नियमों का पालन करें, परंतु उसी के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हमारी संवेदनशीलता समाप्त नहीं होनी चाहिए, मर नहीं जानी चाहिए। पूर्ण संवेदनशीलता के साथ और कानूनों की पूर्ण कठोरता के साथ दोनों के सामंजस्य पर हमारा काम होना चाहिए। नियम जरूर बने हैं, उनका पालन अनिवार्यता होना चाहिए, साथ ही साथ मानवता का भाव भी आपके अंदर उसी समय साथ साथ चलना चाहिए। तो नियम की एक धारा चले, साथ ही साथ मानवता का भी
संचार उस साथ में होना चाहिए। वो दोनों ही धाराएं एक साथ चलनी चाहिए आपके हृदय में। मैं सोचता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में आप भलीभांति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। सारा समाज पुलिस व्यवस्था की तरफ देखता है लगातार। सारे समाज को अपेक्षा होती है कि सुरक्षित समाज हो। सारे समाज को अपेक्षा होती है कि माताएं बहनें शाम को रात को भी किसी मार्ग से जा रहे हो तो निर्द्वंद आना जाना उनका होना चाहिए। यह स्थिति लाना यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। नशे का व्यापार समाज में युवाओं के जड़ को समाप्त करता है और इसलिए आपने शपथ आज जो लिया है, जो शपथ आपकी आत्मा में अंकित हो गया है, उसी के आधार पर आगे बढ़कर आप नशे के इस कारोबार को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे। ये विश्वास पूरे परिवारजनों को और पूरे मंच को आपके साथ है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो पूरे ही छत्तीसगढ़ के पुलिस को, राज्य की पुलिस को नई ताकत मिलेगी। आज जब परेड हम देख रहे थे, आप लोग परेड में आगे बढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे आपके परेड में आपके कदम बढ़ रहे थे, मैं स्पष्ट महसूस कर रहा था इस बात को कि छत्तीसगढ़ के अपराधियों के दिल धड़क रहे थे। छत्तीसगढ़ के वो अपराधी आपके इस परेड के बाद अपराध करना भूल जाएंगे। उनको अब ठिकाना नहीं मिलेगा कहीं। ये अपेक्षा भी सारे ही परिवारजनों को और सारे ही मंच के लोगों को आपके साथ है। आप सभी के इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए, जीवन में एक नए आयाम के लिए, जीवन में एक नए मार्ग पर बढ़ने के लिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के पुलिस का इतिहास, छत्तीसगढ़ के पुलिस की काबिलियत, छत्तीसगढ़ के पुलिस का सामर्थ्य इस बात पर है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की भूमि से ही 24 अगस्त 2024 को यह कहा था कि हम सशस्त्र नक्सलिज्म 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर देंगे। और वो छत्तीसगढ़ के पुलिस का ही सामर्थ्य है कि नियत समय और तारीख पर दशकों दशक की उस समस्या को जड़ मूल से समापन करने का काम, उनके सशस्त्र कैडर को पूरा खत्म करने का काम किया है। इतने बड़े सामर्थ्य के साथ काम करने वाले छत्तीसगढ़ की पुलिस के सारे ही नए जवानों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आप सभी को हृदय से बधाइयां हैं। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ एसीएस होम आदरणीय मनोज पिंगवा जी, डीजीपी छत्तीसगढ़ श्री अरुणदेव गौतम जी, एडीजी प्रशिक्षण श्री दीपांशु काबरा जी, डायरेक्टर पुलिस अकादमी अजय यादव जी, श्री अजय यादव जी, पुलिस अधीक्षक चंदखुरी श्री अभिषेक पल्लव जी, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की बेटी जिसने पूरे ही परेड का नेतृत्व किया, इसे परेड कमांडर रागिनी वैष्णव जी, सारे ही पत्रकार साथी, और विशेष रूप से पुनः एक बार आप सबको बधाइयां देते हुए और इस बात का स्मरण करते हुए कि बरसों बरस जो न हो सका था, उसको नई सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि आप सबके सारे ही कानूनी अड़चनों को समाप्त करते हुए और आपको नियुक्ति प्रदान करना, ट्रेनिंग प्रदान करना और छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको स्थान देना, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में सारे ही परिवारजनों से मुलाकात होती रही, आप सभी से मुलाकात होती रही। और आज सबसे सुखद क्षण मैं सोचता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और मेरे लिए है। ये वो दिन मुझे याद आता है, साल डेढ़ साल पुराना, और आज का वो दिन मुझे याद आ रहा है। दोनों ही बातों को ध्यान करके मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये सरकार का संकल्प है, जिसके माध्यम से ये हो सका है। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को इस बात की अपेक्षा के साथ कि आपके आने से ही छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत ताकत मिलेगी और छत्तीसगढ़ में अपराधियों के दिल कांप जाएंगे, मैं इस
उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। आपकी ओजस्वी वाणी, आपके मार्गदर्शन और हृदय को छू लेने वाले उद्गारों ने इन सभी अधिकारियों को कृतार्थ किया है। और अब बहुत ही आदरपूर्वक हम आमंत्रित करते हैं हमारे लोक हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, जिनका एक एक शब्द हम सभी को नई ऊर्जा से भर देने वाला होता है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी में आयोजित आज के दीक्षांत परेड समारोह में मंच में विराजमान, जिनका भी ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, एसपीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगुआ जी, एडीजी ट्रेनिंग श्री दीपांशु काबरा जी, निदेशक पुलिस अकादमी श्री अजय यादव जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, जवान, युवा प्रशिक्षुगण, मीडिया के मित्रों, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे प्रशिक्षुओं के परिजन भी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं और इस बल के वो साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं और इस समारोह में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज यहां पर सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संवर के अधिकारियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित है। आज का दिन आप सभी के जीवन के लिए यादगार रहेगा। राष्ट्र सेवा और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए सधे हुए संकल्पित कदमों के साथ आज से आप आगे बढ़ेंगे। आपने कठिन परिश्रम और संकल्प से अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। यह केवल आपके लिए नहीं, आपके अभिभावकों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। पुलिस सेवा एक अत्यंत प्रतिष्ठित सेवा है और कोई भी प्रतिष्ठित सेवा तब तक अपने अस्तित्व का दावा नहीं कर सकती जब तक उसके समक्ष सत्यनिष्ठा का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त करने का लक्ष्य न हो। पिछले साल जब हमने आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे तब आपके पास प्रतिभा थी। आज आपके पास अनुशासन और आत्मविश्वास भी है। इस ट्रेनिंग ने आपके भीतर हर वो गुण विकसित करने में मदद की है जिससे आप सफल अधिकारी बन सकते हैं। आपके उत्साह से निश्चित ही हम सब यह महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिम्मेदार, संवेदनशील और सक्षम हाथों में है। पुलिस का सूत्र वाक्य है, परित्राणाय साधूनाम। सच्चरित्र लोगों की रक्षा करना आपका प्राथमिक दायित्व है। जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं तो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है पुलिस उन्हें संकट से उबारेगी। लोगों का यह विश्वास पुलिस पर बना रहे, यह आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। कोई भी जिम्मेदारी आसान नहीं होती। आपको जिम्मेदारी मिली है क्योंकि आपके भीतर क्षमता है। इसे सफलतापूर्वक निभाने के लिए त्याग और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। जैसे आपने ट्रेनिंग के दौरान कठिन परिश्रम किया और आपको आज उसका सुखद परिणाम मिला, उसी तरह आपके नेक कार्य के प्रति आपका समर्पण आपको खुशी और संतोष भी प्रदान करेंगे। पुलिस की नौकरी वर्दी वाली है। जब आप वर्दी पहनते हैं तो इसके साथ ही एक संकल्प भी लेते हैं और वह संकल्प होता है
जनता की सुरक्षा का। इस वर्दी के साथ आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी है। संकल्प लें कि कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे यह वर्दी दागदार हो। छत्तीसगढ़ में हमने पुलिसिंग में कायाकल्प किया है। हमारी पुलिस स्मार्ट है, आधुनिक है और जवाबदेह भी है। इन सबके साथ वो संवेदनशील भी है। पिछले 2 वर्षों में हमने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है। आधुनिक तकनीकों और उपकरणों को पुलिस बल में शामिल किया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक और व्यावहारिक बनाया गया है। भविष्य में पुलिस की परिकल्पना केवल कानून को लागू करने वाले बल की ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय सेवा प्रदाता के रूप में भी होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस को प्रतिक्रियात्मक से सक्रियात्मक एजेंसी में रूपांतरित करना होगा, जो ऐसा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण निर्मित करे जो हमारे प्रदेश और देश की प्रगति तथा समृद्धि के लिए अनुकूल हो। आप सभी का काम जिम्मेदारी वाला है। काम के साथ ही आप परिवार जनों का भी उचित ध्यान रख सके, इसके लिए हम आपकी आवास सुविधा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आज आपका अकादमिक परीक्षण पूर्ण हुआ है, लेकिन यह सीखने का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आप जिला स्तर पर व्यवहारिक परीक्षण के लिए जाएंगे, जहां हर दिन, हर घटना और हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपकी परेड निष्क्रमित होगी। एक स्थान से निष्क्रमण में दूसरे स्थान पर आगमन के भी संकेत निहित होते हैं। यहां से निष्क्रमण के पश्चात अब आपका वास्तविक आगमन व्यवहारिक कार्य क्षेत्र में होगा। सनातन परंपरा में निष्क्रमण को एक संस्कार के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें शिशु को पहली बार घर की 4 दीवारी से बाहर लाया जाता है। उसी प्रकार आज आप प्रशिक्षण अकादमी रूपी इस सुरक्षित वातावरण से निकलकर अपने वास्तविक सेवा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां और अधिक व्यापक होंगी। आज देश एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून लागू किए हैं। यह दीक्षांत समारोह इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नवीन आपराधिक संहिताओं के प्रभावी होने के पश्चात यह उपनिरीक्षकों का पहला बैच है जो उन संहिताओं का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवा में प्रवेश कर रहा है। ये कानून आधुनिक भारत की आवश्यकता के अनुरूप हैं, जिनमें तकनीकी अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है और त्वरित न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इन कानूनों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। हम सुरक्षा, विकास और विश्वास, इन तीनों स्तंभों पर काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के साथ जुड़कर लोगों का विश्वास जीतें, क्योंकि डर से क्षेत्र जीता जा सकता है, लेकिन दिल केवल विश्वास से जीता जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस के लिए स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना दी है, जो आधुनिक हो, तकनीक संचालित हो और जनता के प्रति संवेदनशील हो। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि मजबूत कानून व्यवस्था ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भविष्य की पुलिस डिजिटल होगी, तकनीकी होगी और उन्नत साधनों से लैस होगी, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जनता का विश्वास केवल आपके व्यवहार, आपके आचरण और आपके निष्ठा से ही अर्जित होगा। आज के बाद आपका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, यह अब राज्य और समाज की सेवा के प्रति समर्पित रहेगा। हर दिन जब आप अपनी वर्दी पहने तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मैं आज न्याय, ईमानदारी और मानवता तीनों का पालन कर रहा हूं? अंत में मैं
आप सभी को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे और छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप केवल कानून के रक्षक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आशाओं और विश्वास के संरक्षक हैं। मैं अंत में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा और आपके संरक्षण में ये सभी नौजवान अधिकारी अभिभूत हैं और आपके नेतृत्व में एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जी जान लड़ा देने के लिए कृत संकल्पित भी हैं। और अब पुरस्कार वितरण होगा। माननीय उमंग सिंगार जी, इस अवसर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे सभी अधिकारीगण और प्यारे युवा विधायक बंधुओं, बहनों भी, भगिनी, मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आजाद। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है। ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता है। पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी को, कि कोई बात नहीं, हम दो ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जो जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे हैं, और वो भी निर्णय देने में कितनी पवित्रता का। तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ये अपने देश की विशेषता है कि यहां विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल, हर युग में, हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर के, और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया और ऐसा मान लिया था कि हमारे जाते ही, जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था, भारत में ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उनने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं
और लंबी विरासत है। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे, जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहां के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहां की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई विषयों को लेकर मैं अपने उज्जैन से जब आता था तो उज्जैन के ऐसे कई विषयों को हमने खड़ा किया। आमतौर पे मेरे बड़े मित्र हैं जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, जब मैं उनसे विक्रमादित्य शोधपीठ की बात करता था, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन, जब हम विक्रम उत्सव भाई साहब और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को एक बार तो एक छोटे से प्लेन में वो ट्रेनी प्लेन से आपको उज्जैन बुलवाया था, वो मुझे ध्यान में आता है। और संयोग ऐसा रहता है कि वो बड़ा चुनौती वाला रहता है, और कैलाश जी भाई साहब भी हमारे हर आयोजन में आते थे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अन्य गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते? ऐसे एक नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते होगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूं। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज अच्छी हो सकती है, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी, अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या? तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़े परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज्यादा पोजीशन इस बात की, अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है, आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो रही, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे, और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, साधु अपने गोपाल भार्गव जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने, बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है, और उतनी ही हमारी सारी चीजों में मर्यादा की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूं तो आनंद भी आता है, लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मजा आया कि पहली बार तो टिकट मिली बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस दौर में भी अपना कहीं ये सब चीजें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय मौके में। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहां उनको सिंहासन मिल रहा था और कहां वनवास मिल गए। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मैं लोकतंत्र के 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की।
इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो सामर्थ्यशाली थे और पूरा नाती पोता भरा बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीजें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों में दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। तो हमको जबरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, और आज के दौर में तो और समसामयिक है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहां है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां भी आप देखोगे हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सर, और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, एक वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके विचारों ने इस सम्मेलन के उद्देश्य